आप सभी को प्रणाम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा चलाए गए 75 साल 75 व्याख्यान की इस श्रृंखला की कड़ी में एक बार पुनः मैं मनीष मिश्र आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रृंखला की इस कड़ी में ये हमारा 39वां व्याख्यान है और आज हमारे साथ शोध विद्वान के रूप में जुड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर मंजू पुरी मैडम मैं अकादमी की तरफ से आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैडम जिस विषय पे आज अपना व्याख्यान यहाँ पे प्रस्तुत करेंगी वो है वर्तमान समय में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता। इसके पहले कि मैं मैडम को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करूँ, मैं बता दूं कि मैडम वर्ष 2016 से ही हिमाचल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत है और साथ ही साथ देश की जो प्रतिष्ठित हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें मैडम का लेखनी के माध्यम से दखल लगातार बना रहता है। बहुत सारे शोध प्रकल्प आपने विश्वविद्यालय स्तर के और यूजीसी में जो है आपने पूर्ण किए हैं। आपकी कई किताबें प्रकाशित हैं, लगभग 70-75 से ज्यादा शोधालेख आपके अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऐसी विद्वान प्राध्यापिका डॉक्टर मंजू पुरी मैडम आज हमारे साथ हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर मंजू पुरी मैडम। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र साहित्य अकादमी और डॉक्टर मनीष मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मेरे आज के व्याख्यान का विषय रहेगा वर्तमान समय में मानवीय मूल्य की आवश्यकता। इस विषय को लेने के पीछे मेरा ये एक उद्देश्य था क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान समय में मानवीय मूल्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम लोग आधुनिकता की ओर तो जा रहे हैं, हम स्वयं को उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी समाज में रहने वाले हम आधुनिक समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन हम आज अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए इस विषय के अंतर्गत हम मूल्य क्या है, मूल्य का स्वरूप क्या है, भारतीय संदर्भ में मूल्य क्या है और मूल्य की आवश्यकता क्यों हमें पड़ रही है, इसका हम सैद्धांतिक, व्यवहारिक और अंत में साहित्य के साथ जोड़ते हुए मैं इस अपने आज के व्याख्यान को रखूंगी। तो सबसे पहले मूल्य क्या है। मूल्य शब्द जब ये हमारे सामने आता है तो हम इसको अर्थशास्त्र के संबंध में लेते हैं। मूल्य अर्थात कीमत। हमने कोई वस्तु खरीदी, उसकी कीमत हमने अदा की और वस्तु हमें प्राप्त हुई। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में यह शब्द हुआ कीमत। लेकिन जब हम इसी शब्द को साहित्यिक अर्थ में या फिर हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो मनुष्य के गुणों को व्यक्त करना ही मूल्य है। मूल्य मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा आयाम है जो मानव जीवन के सभी आयामों को व्यक्त करता है। ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो मूल्य से जुड़ा हुआ नहीं है। मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ साधन मूल्य ही है। मूल्य मानव जीवन के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो मानव के व्यवहार को संचालित करते हैं। मूल्य हमें ऐसे दिशा निर्देश देते हैं कि हमें इस दिशा की ओर जाना है। ये हमारे आगे बढ़ते हुए कदम को भी रोक लेते हैं, क्योंकि जब हमें मूल्य का बोध होता है, हमारी जो अंतश्चेतना है वो हमारी जागृत होती है, तो वो हमें इसका बोध कराती है कि हमें यह काम करना है और यह काम हमें नहीं करना है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मूल्य हमें दिशा निर्देश भी देते हैं, पथ प्रदर्शक की भांति भी हमारे साथ चलते हैं। मूल्य आप सब जानते ही हैं, जैसे नैतिकता है, सदाचार है, भ्रातृत्व है, सहनशीलता है, परोपकार है, ईमानदारी है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जो हमारे सामने हमारे साथ हमेशा चलते रहते हैं। अब मैं भारतीय चिंतकों के संदर्भ में मूल्यों की बात करूं तो हमारे जो भारतीय चिंतक हैं वो मूल्य को पुरुषार्थ के संदर्भ में लेते हैं। आपने सुना होगा, आप सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले आता है धर्म। धर्म को मैं इस संदर्भ में लेना चाहूंगी क्योंकि धर्म का नाम लेते ही हमारे समाज के लोग उसको संकीर्णतावादी दृष्टिकोण से जोड़ देते हैं, लेकिन धर्म का सीधा साधा अर्थ है ग्रहण करना। हमारे समाज में, हमारे आसपास में जो भी अच्छा है उसको ग्रहण करना, अपने आप को सुधारना, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को परिष्कारित करना। क्योंकि धर्म ऐसा है जो हमारे जीवन को गति देता है, जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, हमारे जीवन को विशृंखलित नहीं होने देता।
हमारे भारतीय जो आचार्य हैं उन्होंने धर्म को ऐसा ही मूल्य माना है। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ आप सब जानते ही हैं, अर्थ के बिना हमारा जीवन चलना बहुत ही दुर्भर है, क्योंकि अर्थ के कारण ही हमारे जीवन को गति मिलती है। लेकिन अर्थ को भी हम किस संदर्भ में लेते हैं? आप सभी जानते हैं, हमारे पहले का जो समाज था, हमारा जीवन यापन अच्छी तरह से चलना चाहिए, यहीं तक ही हम अर्थ के संदर्भ में लेते थे। हमारी छोटी-छोटी जो आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन आज के संदर्भ में अर्थ क्या है, इसको हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। आप सभी जानते भी हैं कि आज के संदर्भ में हम अर्थ को क्या लेते हैं। लेकिन भारतीय चिंतक जो पुरुषार्थ के अंतर्गत लेते हैं, उसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि जो हमारे जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूर्ण करे, ऐसा अर्थ। इसके बाद काम। काम जीवन का अपरिहार्य अंग है और उसका जीवन में होना बहुत अधिक जरूरी है। उसके बाद अंतिम मोक्ष। मोक्ष जीवन का अनिवार्य और अंतिम पुरुषार्थ है। इसके बिना, इसके कारण, इसके लिए हम मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हमारे दायित्व है, हमने उनको पूर्ण कर लिया और हम अपने जीवन धाम से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो हमारे पुरुषार्थ हैं, भारतीय पुरुषार्थ हैं, जिनको हम मूल्य के अंतर्गत रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये समष्टि की भावना से बात करते हैं। समष्टि पूरे समाज को लेकर चलते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, समाज को आयाम, नए नए आयाम प्रदान करने की बात करते हैं। ये हुई बात भारतीय जो हमारे मूल्य हैं उनकी। पाश्चात्य संदर्भ में भी हम मूल्य की बात करते हैं, लेकिन ये मूल्य हमारे मूल्यों से थोड़े से अलग है, क्योंकि इनमें भौतिकतावाद है। जहां हम समष्टि की बात करते हैं, ये व्यष्टि की बात करते हैं। तो यहाँ पे व्यष्टि आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगा, व्यक्तिवाद आ जाएगा, तो वहां पे बाह्य और आंतरिक जो हमारे गुण हैं, उनमें सामंजस्य नहीं रहेगा। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इन दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। और ये जो आवश्यकता है, ये जो भारतीय हमारे मूल्य हैं, ये इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। मूल्य के संदर्भ में ये कहा जाता है कि मूल्य अस्थायी होते हैं। सही है, अस्थायी होने भी चाहिए, क्योंकि जो चीज अस्थायी होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें विकास हो सकता है, वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये स्थायी हो जाएंगे तो ये एक ही जगह पर टिक जाएंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस भी वस्तु में विकास की तरंगे नहीं उठेंगी, तो वह पानी की भांति, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि जल अगर एक स्थान पर खड़ा हो जाए तो वह सड़ जाता है, दुर्गंध पैदा हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं कि बहता हुआ नीर ही अच्छा लगता है। बहता हुआ नीर नदी नालों से मिलता हुआ समुद्र में चला जाता है और अलग अलग अपने रूपों को धारण करता है, और वो जो अलग अलग रूप हैं, वो हमें हमेशा ही अच्छे लगते हैं। इसलिए मूल्य कभी भी मूल्य अस्थायी होते हैं, क्योंकि मूल्य परिवर्तनशील होते हैं और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। मूल्य हमारा विश्वास है। मूल्य हमारा विश्वास इसलिए है क्योंकि हम एक विश्वास लेकर चलते हैं। अगर हम कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, सदाचार, भ्रातृत्व, ये हमारे विश्वास है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है या हमें बाध्य नहीं करता। अगर हमें ये परिवार सिखाता है तो हमें ये कोई बाध्य नहीं करता कि आपको ये करने हैं, लेकिन हमारी जो ये अंतस चेतना है, हमारा जो विश्वास है, उसके कारण ही हम इन मूल्यों को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो मूल्य हैं वो अस्थायी होते हैं और ये हमारे विश्वास पर आधारित है। मूल्य हमारा विश्वास है, हमारे जीवन का आधार है। फिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण हम आज परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो बार बार इस बात को बोलते हैं कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो पहली वाली पीढ़ी से अलग है। ऐसे क्या कारण है कि हमारी आज की पीढ़ी जो अपने आप को इतना आधुनिक मानती है, उसको लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, सोशल मीडिया पर हावी होना हमें आता है, हमें हर एक चीज को हैंडल करना आता है, अपने अनुसार हम इसको हैंडल करेंगे, वो हमें आता है। तो ऐसा क्या है कि वो जो पुरानी पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी को उतना अच्छा नहीं मानती जितना कि वो पहली पीढ़ी को मानती थी? प्रश्न फिर से खड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर हम थोड़ा आगे जाकर देंगे। सभी के मन में ये भाव पैदा होता है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय, हिंसा, आतंक, यौन उत्पीड़न, वैमनस्य, कटुता, कलह, जातिवाद, क्षेत्रीय भेदभाव का बोलबाला है। यह सब कुछ मानव मूल्य के अभाव या ह्रास का ही परिणाम है। वैज्ञानिक प्रगति, प्रौद्योगिक विकास, अर्थ प्रधानता के कारण अनेक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़े हैं।
हम लोग बोलते हैं कि हमने वैज्ञानिक उन्नति कर दी है, हम इतने आविष्कार कर रहे हैं, हमने या मंगल पर हम जा रहे हैं, हम चांद पर जा रहे हैं, लोग चांद पर जमीन भी खरीद रहे हैं। मुझे हंसी भी आती है कि हम लोग अपने देश को, अपनी पृथ्वी को, अपने विश्व को, अपने ब्रह्मांड को, हम अपने जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर हम अपने आप को नहीं संभाल रहे हैं, अपने जीवन को नहीं संभाल रहे हैं, अपनी संस्कृति सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं और हम लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं। अरे चांद पर आप जमीन खरीद रहे हैं, उस पैसे से अगर आप समाज के जो ऐसे लोग हैं जो निचले तबके के हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं है, जो जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है, जो इतने गरीब व्यक्ति हैं, आप उनके लिए खर्च कीजिए ना। लेकिन हमें अपनी आधुनिकता का दिखावा करना है, हमें दिखाना है कि हम कितने आधुनिक हैं। लेकिन अगर आप अपनी अंतश्चेतना से अपने आप से पूछेंगे तो हमारे मूल्य हमें ये बाध्य करेंगे कि हमें इस पैसे को आम जनता में लगाना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात पर आती हूँ। वैज्ञानिकता के संदर्भ में मैं बात कर रही थी, तो आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है, भारत और चाइना में आप देख लीजिए सीमा विवाद को लेकर कितना कुछ होता रहता है। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, सऊदी अरब है, अफगानिस्तान है, जहाँ की कई देशों की जो हम स्थिति देखते हैं, तो वो स्थिति क्या हमें ये बताती है कि हम लोग कितने आधुनिक हो चुके हैं। हम लोग बड़े-बड़े अणु बम, परमाणु बम बना रहे हैं, हम परीक्षण करते हैं, हमें दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास कितनी सैन्य शक्ति है। उस सैन्य शक्ति का आपको क्या करना है? अगर आपके पास, आपके देश के लोगों के पास शांति ही नहीं है। औद्योगिक विकास हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा होता है समाज में, बहुत कुछ ऐसा होता है जो समाज के लिए भी किया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वैज्ञानिक उन्नति हो रही है तो वो हमारे देश के विकास के लिए नहीं, लेकिन जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो अति हमेशा अच्छी नहीं होती, वह हमेशा विनाश ही लाती है। औद्योगिक विकास हमें करना है, अच्छी बात है, लेकिन आप औद्योगिक विकास के लिए इतना भूमि कटाव करते जाएंगे, आप इतने पेड़ पौधों को काटते जाएंगे, फिर आप ये सोचेंगे कोई बात नहीं, इतने पेड़ लग तो रहे हैं, हर साल इतने पेड़ लगते हैं, सरकार इतना लोगों को प्रोत्साहित करती है, इतने लोग पेड़ लगाते हैं तो ये पेड़ लग जाएंगे, कोई बात नहीं, मैंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी या मैंने इतने पेड़ों को काट दिया तो क्या हो जाएगा। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। अगर आप एक एक पेड़ को काटते जाएंगे तभी तो आपने देखा है ना, जंगलों की आग बढ़ती जाती है और विनाश होता जाता है। ये जो भूकंप आते हैं, ये जो बारिश आती है, अब मॉनसून आ गया है तो मॉनसून आने पर समाज की क्या स्थिति होगी। असम में, केरल में ऐसी स्थिति आप देखते हैं, दिल्ली में, तो अब तब हमें दुख होता है कि हे भगवान ये बारिश बंद हो जाए, ये बाढ़ आ गई है, तब हम भगवान की शरण में जाना पसंद करते हैं। लेकिन जब भगवान आपको आगाह करता है कि आपको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तब आप इस बात को नहीं समझते हैं। तब ये स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि हमारी संस्कृति हमें पेड़ पौधा लगाना सिखाती है, पेड़ पौधों को जीवन देना सिखाती है, तभी तो हम प्रकृति वंदन करते हैं। लेकिन आजकल अगर कोई व्यक्ति प्रकृति वंदन करेगा तो सोचेंगे देखो ये क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि आधुनिकतावादी हो चुके हैं, उनको ये लगता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, वो सूर्य नमस्कार करना भी ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं वो तथ्य आपके सामने रख रही हूँ जो हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं, जो हम आसपास देखते हैं। क्योंकि मेरा इस व्याख्यान को देने का उद्देश्य सिर्फ यही है ताकि इस व्याख्यान को जो सुने उसके मन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि सच में हम आज कहाँ पहुंच गए। एक प्रश्न चिन्ह, एक चिंतन उसके जीवन में या उसके मन में ये अवश्य उठना चाहिए, तभी ये सार्थक हो पाएगा। हम कोविड-19 का एक ऐसा उदाहरण जिसमें हमें बहुत कुछ सिखाया है। कोविड जब हुआ, कोविड-19 की जब स्थिति, महामारी की जब स्थिति आई, आपने देखा कैसे सब कुछ वीरान हो चुका था। ऐसा कभी आप सोच सकते हैं? कभी ऐसी स्थिति आई थी कि कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लोग एक दूसरे को हाथ लगाने से डर रहे हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं इस महामारी के कारण। ये महामारी किसका परिणाम है? हमारे स्वार्थ, प्रकृति से छेड़छाड़। जब हम अपने स्वार्थ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तभी ऐसी स्थिति पैदा होती है और हम कोसते किसको हैं? भगवान। संवेदन शून्य होते जा रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने लाऊंगी जिसमें हमें लगेगा कि हमने अपने मूल्यों को कैसे दरकिनार कर दिया है। कोविड-19 की एक स्थिति, माता पिता का शव है,
तैयार है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बेटे को देने के लिए तैयार कर दिया गया है, लेकिन बेटा उसको नहीं ले रहा है। वो भाग जाने, कई तो भाग भी गए। अगर कोई आए हैं तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं यह हमें ना हो जाए, ये कोविड हमें ना हो जाए। मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे भी तो अपने जीवन को हंसी खुशी से जीवन यापन करना है। लेकिन जो माता पिता मर चुके हैं, ये वापस थोड़ी आ रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए लगा दिया। हमारा बेटा या हम लोग उस स्थिति को भूल जाते हैं, लेकिन उस स्थिति को याद रखते हैं जो कि वर्तमान में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, समाचार पत्रों में पढ़े होंगे और टीवी चैनल्स में आपने सुने। तब हमें दुख होता है, लेकिन वो दुख ही होना और वो हमारे ही मध्य में मौजूद होते हैं ऐसे ही व्यक्ति। दूसरा, बूढ़े माता पिता को बिना बताए वृद्धाश्रम में छोड़ आना। उनको बताना कि कोई बात नहीं, हम आपको एक जगह लेकर जा रहे हैं, वहां पे आप उनको छोड़ आते हैं। वो रोते हुए जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाते। फिर ये सोचते हैं कि हमने ऐसे ही संस्कार दिए होंगे। उसके आगे आप उस आगे की कहानी देखिए कि जो बच्चा है, जो बेटा है, वो वहां पे फोन नंबर भी गलत लिख कर आता है, घर का पता भी गलत लिख कर आता है, ताकि ये जो बूढ़ा माँ बाप रूपी जो बीमारी है वो कभी घर में फिर से वापस ना आ जाए, या फिर अगर वो वृद्धाश्रम में बीमार हो गए हैं तो मुझे फोन करके ना बुलाया जाए, क्योंकि हम तो मीटिंग में हैं, हम तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं, तो वहां से हम वापस थोड़ी आएंगे अगर माँ या माँ बाप हमारे बीमार हो गए। ये हमारे मूल्य जो कि पतन की ओर जा रहे हैं। महामारी के समय में क्या हुआ, कई लोगों ने रिपोर्ट बनाई पॉजिटिव, पैसे देकर, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए ताकि घर में रह के जीवन यापन किया जा सके, आनंद लिया जा सके। और फिर नेगेटिव रिपोर्ट भी बनवाई पैसे देके, क्योंकि वो समय सीमा पूरी हो गई है, समय अवधि पूरी हो गई है, और अब जो भी आपका ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, आपने उनको वहां पे जाके अपने कार्यभार भी ग्रहण करना है। तो यह स्थिति भी हमारे मूल्य के पतन की ओर इशारा करती है। इसके अलावा वैक्सीन जब आई तब इतनी ताबड़तोड़ हड़बड़ाहट थी कि कई नर्सिस ने, ये भी अखबारों का ही है, जो भी मैं आपको साथ में नोट कर जो मैं इसमें उदाहरण दे रही हूँ, उसमें क्या है, वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन की दवाई नहीं है, कुछ और भर दिया गया है, और उस वैक्सीनेशन को जो असली है दुगने दामों पर बेचा गया, ताकि पैसा कमाया जा सके। आप ये देखिए, जब महामारी का समय आता है, वहां पर उस समय पे अनाज, दालें, अनाज है, ठीक है, सब्जियां हैं, जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जो हमारी संसाधन है, जो हमें चाहिए, वो दुगने तिगुने हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम मानवीय मूल्य से भरपूर हैं, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर मानवता है, हमने अपनी आत्मा को जगाया हुआ है, हमने अपनी आत्मा को नहीं मारा है। जहां महामारी के समय में हमें, महामारी हो या अन्य कोई भी स्थिति हो, जब हमें अपने समाज के लोगों का, जनता का सेवा करने का हमें मौका ईश्वर ने दिया है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर स्वार्थ को हावी होने देते हैं। तो ये भी प्रश्न चिन्ह है, ये हमसे पूछ रहा है कि ये हमारे मानवीय मूल्य है। हम ऐसे देश के लोग जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति महान है, सभ्यता महान है, हम विश्व शिरोमणि हैं, तो वहां के लोग इस प्रकार के मानवीय मूल्यों की घटनाएं कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों की अपनी विशेषताओं को इंगित कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है, 6 महीने की बेटी हो या फिर 80 साल की माँ, पिता अपनी बेटी के साथ दुराचार कर रहे हैं, भाई अपनी बहन के साथ, चाचा अपनी भतीजी के साथ। ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि बताते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। तेल डालकर एक लेडी डॉक्टर थी जिनको जला दिया गया, क्योंकि उन्होंने दूसरे व्यक्ति के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। इत्यादि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें बार बार ये बताते हैं कि क्या ये हमारे मूल्य है। निसंदेह नहीं, लेकिन फिर भी क्यों हमारे ऊपर स्वार्थ, वहशीपन लागू हो जाता है। मूल्यों के ह्रास की यह संकटग्रस्त स्थिति जिस प्रकार जीवन के अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है, उसी प्रकार स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के संदर्भ में भी मैं बात करना चाहूंगी। स्कूल जो शिक्षा का स्थान है, जिनको हम शिक्षा के ऐसे स्थान के रूप में पूछते हैं जहां पे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन
वो भी एक दुकान की तरह बन गए, व्यवसाय की तरह बन गए हैं। एडमिशन नोटिस निकाले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लुभावने उसमें स्कीम्स होती हैं कि आप अपनी फीस, हमारे स्कूल की फीस उस स्कूल से कम है, हमारे स्कूल में ये है, आप हमारे स्कूल में डालिए, हमारे स्कूल में आप डालेंगे तो आपके बच्चे की जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की नहीं। आपके बच्चे को अगर आप इस स्कूल में डालेंगे तो उसका ये प्लेसमेंट हो जाएगी, जब वो बड़ा बड़ा होता जाएगा, या फिर मैं कॉलेजेस की बात कर रही हूँ तो उसकी वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली, जहां पर दूसरे देश के, देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठ, आप सभी जानते हैं, लेकिन आजकल क्या है? आजकल वो किताबों में, और हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारे स्कूल हैं जो कि दुकानों की तरह चल रहे हैं। शिक्षक अपने नैतिक दायित्व को भूल रहे हैं, ये मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता भी है, और जो नहीं भूल रहे हैं उनके लिए साधुवाद है, और जो भूल रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न चिन्ह है कि आप क्यों भूल रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे ये इंगित करना चाहूंगी कि कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, कोई भी शिक्षा प्रणाली आती है तो ये होता है कि इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अगर शिक्षक ही आपका निष्ठावान नहीं है, अगर वो अपने दायित्व को समझ ही नहीं रहा है, तो शिक्षा प्रणाली क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। शिक्षा प्रणाली में तो बहुत अच्छे अच्छे आ जाएंगे कि बिंदु रहेंगे कि हमें विद्यार्थियों को ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन अगर आपका शिक्षक अपने दायित्व को निभा ही नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? जब मैं छोटी थी तो हमें नैतिक शिक्षा लगाई गई, एक दिन भी हमने नहीं पढ़ी नैतिक शिक्षा, छोटी सी पुस्तक थी, कभी नहीं हमने पढ़ी। लेकिन जब नैतिक शिक्षा का पेपर था तो हमें बुलाया गया और बोला गया कि बताइए, क्योंकि स्कूल में ही होता था, स्कूल के ही जो टीचर हैं उसके नंबर लगाते हैं, तो हमें बुलाया गया और बोला कि बताइए आपको कितने कितने नंबर लगाने हैं। मैं कक्षा की मॉनिटर थी, तो मुझे बोला गया कि बताइए 30 में से कितने नंबर लगाने हैं। तो मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने बोला कि सर आप देख लीजिए। उन्होंने मेरे 28 नंबर लगाए। तो ये बात मैं कभी नहीं भूलती कि जिस शिक्षा को तो हमने पढ़ा ही नहीं, जिस पुस्तक को, नैतिक शिक्षा की एक पतली सी पुस्तक थी जो हमें लगाई गई, उसको तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो किस आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर हमें वो अंक मिले? तो यहाँ पर इस उदाहरण को उद्धृत करने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम शिक्षक हैं, हमारे दायित्व बनता है कि हमें जो हमारा कर्तव्य है उसको हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। शिक्षक अपने बच्चों में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। छोटे-छोटे जो विद्यार्थी होते हैं, वो अपने माता-पिता पर भी उतना विश्वास नहीं करते, जितना वो अपने शिक्षक पर करते हैं। अगर शिक्षक ने गलत लिख दिया है, तो वो गलत को गलत ही मानते हैं। इसका मतलब है कि वो कुम्हार के घड़े की भांति है, आप जैसा उसको रूप दे देंगे, वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन क्या आप अपने दायित्व को निभा रहे हैं? क्या आप उसको वैसी शेप देने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपनी अंतस चेतना को, अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है, या फिर आपके मूल्य पतन की ओर जा चुके हैं? ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये प्रश्न चिन्ह है उन शिक्षकों के लिए भी, उनके सोचने के लिए भी, उनके चिंतन के लिए भी। मैंने आपके सामने एक ऐसा परिदृश्य रखा है जिसमें मैंने बार-बार बताया कि कैसे मूल्यों का पतन है, मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लेकिन नकारात्मकता हो सकती है, लेकिन सकारात्मकता का पक्ष हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सकारात्मकता जीवन में होना हमेशा जरूरी होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना ही हमारा ध्येय, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। समाज में अगर स्वार्थी, लालची और बेईमानी करने वाले व्यक्ति हैं, तो समाज में, समाज के लोगों को जागृत करने वाले, समाज के लिए अपने जीवनोत्सर्ग करने वाले, ऐसे लोग भी हमेशा हमेशा रहते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों से समाज में मूल्य बने रहते हैं और बने रहने की आवश्यकता भी रहती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर शिक्षक, अब जो शिक्षक नहीं निभा रहे, मैंने पहले भी बोला कि जो शिक्षक अपने दायित्व को सही प्रकार से नहीं निभा रहे हैं, उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन जो शिक्षक अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, वो आज के समाज में भी आरुणि, करण, अर्जुन, चंद्रगुप्त जैसे अनेक, ध्रुव जैसे अनेक महान शिष्य हैं, उनको आज भी पैदा कर सकते हैं। आज भी उनको, उनके अंदर उन गुणों को विकसित कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग वैसे बने।
और ऐसा कई शिक्षक हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोग अपने नेम फेम के लिए काम करें। वो एक ऐसा अध्याय भी होता है जो चुपचाप अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है, क्योंकि अध्यापक जो होता है वो ईश्वर के समान होता है। उसको अपने कार्य को करने में ही एक संतुष्टि मिलती है। तो जहां पे आपको संतुष्टि मिल जाती है वहीं पर आपके मूल्य है। कोविड-19 की मैंने बात की, तो कोविड-19 में ऐसे बहुत से समाज सेवी थे, डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, सफाई कर्मचारी हैं, फौजी भाई हैं, पुलिस कर्मी हैं, अनेक अनगिनत लोग हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकती क्योंकि संख्या में ज्यादा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगाया। उनका भी अपना परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पता है कि वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको भी डर है कि हमारे पापा को कोविड ना हो जाए। उनकी पत्नी को भी डर है कि पता नहीं ये घर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जहां पे देश सर्वोपरि है, जहां पे समाज सर्वोपरि है, जहां पे आपने अपनी अंतस चेतना को जागृत कर लिया है, वहां पे आप उस चीज को सर्वोपरि रखते हैं, ना कि परिवार। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे मूल्य है। जहां पे हम नकारात्मकता की तरफ जा रहे थे, वहीं पर ये लोग हमें सकारात्मकता दिखाते हैं। अनाथ आश्रम की मैंने बात की। अनाथ आश्रम में बच्चों को लेना, उनको अपना बच्चा मानना, उनकी शिक्षा पर ध्यान देना। बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत समाज सेवी हैं जो ऐसे छोटे जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं जो बिना किसी लालच के अपना पैसा वहां पे लगा के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने जो ये देखा है कि किन्नर जाति जो है, थर्ड जेंडर है, उसके उनके जो बच्चे होते हैं, उनके घर जो घर छोड़कर चले जाते हैं, उन लोगों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान देना। जो वेश्याएं होती हैं, उनके बच्चों को वहां के वातावरण से दूर रह के उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देना, ताकि वो बच्चे उस वातावरण से दूर रह के शिक्षित हो सके और समाज के लोगों के साथ चल फिर सके। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो समाज के विकास के लिए काम करते हैं। जहां पर स्कूल व्यवसाय बन चुके हैं, वहीं पर हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे गुरुकुल पद्धति को अपनाया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि गुरुकुल पद्धति का मतलब ये नहीं है कि आपने बालों को कटवा लिया है, पीछे चोटी रख ली है, आपने धोती कुर्ता डाल लिया है और आप सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। गुरुकुल पद्धति में आप आधुनिक समाज की तरह ही रहेंगे, लेकिन वहां के नियमों को पालन करेंगे, स्वच्छंद रूप से आप काम करेंगे। आपके ऊपर बर्डन नहीं है, आपके पास किताबों का बर्डन नहीं है, आपके ऊपर ये नहीं है कि मुझे ये करना ही है, नहीं तो मुझे क्लास में मार पड़ेगी। वहां पे आप स्वच्छंद रूप से पढ़ रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है, गुजरात में भी एक ऐसा ही गुरुकुल स्कूल है जिसके संदर्भ में मैंने पढ़ा था, और आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब हम इस प्रकार की पद्धति के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी रूट्स की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये भी हमारे मूल्य हैं, जहाँ पे हमारे मूल्य बनते जा रहे हैं। जब हम गुरुकुल पद्धति की बात करते हैं, संस्कृत भाषा की बात करते हैं, तो मुझे थोड़ी सी स्थिति हास्यास्पद लगती है कि हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, ये तो एक अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन हमारे बच्चे अंग्रेजी में अच्छा बोलेंगे तो अच्छी बात। 2.5 साल का बच्चा भी अगर हम स्कूल में डाल देते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में कब चटर पटर करेगा। अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो हमें वो स्कूल अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को बुरा नहीं कह रही, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हमें आज के समाज में चलना है तो हमें उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भाषाएं आप और भी सीख सकते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को, अपनी क्षेत्रीय भाषा को और अपनी ऐसी भाषा को जो सभी भाषाओं की जननी है, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। कर नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं। जब थाईलैंड का शोधार्थी संस्कृत पढ़ रहा है, जापान का विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहा है, चीन का विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहा है, रूस का विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहा है, तो प्रश्न चिन्ह, हमारे देश का विद्यार्थी संस्कृत से दूर क्यों है? इसलिए कि अतिरिक्त बोझ है। अगर हम इसको छोटी क्लास से लगा देंगे तो बच्चे के ऊपर एक बोझ बन जाएगा। ये हमारे लिए सोचने और समझने की स्थिति, क्योंकि हर
प्रश्न को जब हम खुद सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। यौनाचार और दुराचार जैसे मामलों के बारे में मैंने बात की, तो ये नैतिकता की जो पाठशाला है, मुझे ऐसे लगता है कि हमें घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। आज का जो माहौल है, उस पे ना तो हम ये कह सकते हैं कि जो माँ है, वही अकेली इस चीज को संभालेगी, ना पिता इसको संभालेगा अकेला, ना ही शिक्षक संभालेगा। माता प्रथम शिक्षिका होती है। माता जो संस्कार देती है, जैसे घर का वातावरण बनाती है, वैसे ही चलता है। तो पिता का उतना ही दायित्व है, बेटा हो या बेटी हो, उन दोनों को साथ लेकर चले। और जब बच्चा अपने अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक का यह दायित्व बनता है कि वह उन संस्कारों को दृढ़ता प्रदान करे। तभी हमारा समाज सुदृढ़ हो सकता है और कहते हैं ना उसको सुधर भी सकता है। हमारे समाज की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग हर दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो घटना हमारे घर में ही घटित नहीं हुई। जब वह घटना हमारे आसपास या हमारे घर पे नोक नोक करती है, तब हम जागते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं, समय निकालना है। आप बच्चों के साथ जो भी बात कर रहे हैं, उसमें आप उदाहरण दीजिए, उदाहरण दे के समझिए उस बात को। एक बच्चे की बात है, वो कह रहा था कि मुझे बार बार आप अच्छी बातें बताते हो, मुझे अच्छी बातें बताते हो। इसका मतलब है कि बच्चे को ये पता है कि मेरी माँ मुझे अच्छी बात बताती है। बस यही मूल्य है, यहाँ पे उसके मूल्यों का विकास हो रहा है, यही उसके संस्कार है। जब वो बड़ा होता जाएगा, तो ये बातें उसके दिमाग में आती जाएंगी कि ये अच्छी बात है। अगर मेरी माँ ने मुझे छोटे होते बताया था कि गलत काम नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना चाहिए। यद्यपि बच्चा झूठ बोलता है, ये उनका स्वभाव है, चंचलता है, लेकिन ये संस्कार वो बड़े होकर भी नहीं भूलता, अगर उसके संस्कार में सुदृढ़ता है तो। आपने देखा है कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि उसके संस्कार अच्छे नहीं है, उसकी संगति अच्छी नहीं है, उसकी संगति के कारण वो बिगड़ गया है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि नहीं, मुझे ये गलत काम से बाहर निकलना है, तो वह अपने मनोबल से उससे वापस आ सकता है। गलत दिशा की तरफ जाना आसान होता है, अच्छे की तरफ चलना कठिन होता है। क्योंकि जो अच्छा होता है वो सत्य का मार्ग होता है, जो बुरा होता है वो असत्य का मार्ग होता है। लेकिन आपको किस प्रकार से अपने बच्चे को दिशा निर्देश देने हैं, किस प्रकार से उसके परिवेश को मजबूत बनाना है, कैसे सुदृढ़ता प्रदान करनी है, ऐसा माता, पिता और शिक्षक का दायित्व बनता है। विद्यार्थी का तो है ही है, बच्चे का तो है, क्योंकि उसको तो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन वो तैयार तब होगा जब हम पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ लगे रहेंगे। आगे इसी संदर्भ में भारतीय और पाश्चात्य विचारक टीएस इलियट के बारे में बताना चाहूंगी। जिस प्रकार से हमारे जो भारतीय विचारक हैं वो मानते हैं कि हमें अतीत को नहीं छोड़ना है, उसी प्रकार से पाश्चात्य विचारक टीएस इलियट भी इसी बात को ही मानते हैं कि अतीत को हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि अतीत हमें हमेशा प्रेरणा देता है। जो चीज हमारे लिए प्रेरक है, वो हमारे लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है। अतीत को जियो, वर्तमान में रहकर हमें वर्तमान के साथ आगे बढ़ना है। इस पूरे व्याख्यान में मेरा ये उद्देश्य भी नहीं है कि हमें अतीत के साथ तो जुड़ना है, लेकिन वर्तमान के साथ हमें नहीं जुड़ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं। हम वर्तमान को तो हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान में तो हमें रहना है। अतीत के साथ जुड़ के अपने वर्तमान को हमें सशक्त बनाना है, क्योंकि तभी हमारा जो भविष्य होगा वो सुदृढ़ होगा और सफल होगा। तो इसी कारण से कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य किरणों से दूर नहीं हो सकता, फूल खुशबू से दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार से मानव जीवन से मूल्यों को दूर नहीं किया जा सकता। यह मेरे व्याख्यान का एक पक्ष था, जिसमें मैंने मूल्य, सैद्धांतिक और थोड़े से एग्जाम्पल के द्वारा उसको व्यवहारिक बनाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं साहित्य की ओर, क्योंकि जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है। समाज में जो भी घटित हो रहा है उसको साहित्य के माध्यम से साहित्यकार व्यक्त करना चाहता है। तो साहित्यकार की इस संदर्भ में क्या भूमिका बन जाती है? मानवीय मूल्यों को विश्व की धरोहर कहा गया है। मानवीय मूल्यों के बिना मनुष्य जीवन का अस्तित्व नहीं। मानवीय मूल्यों से परिवार, समाज, कल्याण, राष्ट्र व विश्व बंधुत्व जैसी भावनाओं का विकास होता है।
साहित्यकार वह व्यक्ति होता है जो आम व्यक्ति की तरह ही समाज में रहता है। एक व्यक्ति भी एक घटना को देख रहा है और एक साहित्यकार भी एक घटना को देख रहा है, लेकिन दोनों को दोनों का उस घटना को जीने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। साहित्यकार उस घटना को देखकर, एक जो सामान्य व्यक्ति है उस घटना को देखेगा, दुखी होगा, करुण रस से भी भरपूर हो जाएगा, उसको बहुत दुख होगा, हो सकता है उसकी आंखों में आंसू भी आ जाए। लेकिन वो अगर उस स्थान से चला जाएगा, हो सकता है कि 1-2-3 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा और अपने अगले काम में लग जाएगा। लेकिन जो एक साहित्यकार होता है, वह उस घटना को जीता है, उस घटना के साथ रात दिन बैठता है, उधेड़ बुन में रहता है, घबराहट में रहता है, फिर उसको एक रूप देता है। वो रूप साहित्य की कोई भी विधा हो सकती है, कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकती है, शनिका हो सकती है, शेरो शायरी हो सकती है, क्योंकि वो उस चीज को महसूस करता है। तो जब हम उस चीज को महसूस करते हैं और साहित्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो ऐसा साहित्यकार मूल्यों को अपने साहित्य में किस प्रकार से घटित करता है, व्यक्त करता है, इस संदर्भ में हम बढ़ेंगे। प्रसिद्ध कहानीकार है नरेश कुमार उदास। उन्होंने अपने कहानी संग्रह माँ गांव छोड़ना नहीं चाहती में एक कहानी है गहनों की पोटली। उसका पात्र है सत्यपाल, जो कि ईमानदार व्यक्ति है। एक दिन सत्यपाल को सड़क के किनारे एक पोटली मिलती है और उस पोटली में सोने के गहने होते हैं। वह उस पोटली को रखता है, इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। फिर वो घर में बिना किसी को बताए उस पोटली को रख लेता है और सोचता है कि जब कोई व्यक्ति मिलेगा तो तब इस बारे में सोचा जाएगा। वह रोज उस स्थान पर जाता है जहां पर उसे पोटली मिली थी। रोज जाता है, उसको नहीं मिलता, थोड़ा वो दुखी भी रहता है और डर भी उसको रहता है कि ये पोटली जो गहनों से भरी हुई है वो घर में पड़ी है, तो डर की बात होना स्वाभाविक ही है। एक दिन वो देखता है कि वहां पर एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, अपनी बेटी के साथ ढूंढ रहा है कुछ। तो वो वहां जाकर उसको पूछता है कि बाबा आप क्या ढूंढ रहे हैं। फिर वो बताता है कि बेटा मेरी बेटी की शादी होने वाली है और हमने गहने लिए थे, लेकिन वो गहने यहाँ पर पोटली में थे और गुम हो गए, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं और मेरी खून पसीने की कमाई से वो मैंने खरीदे। जब उसे विश्वास हो जाता है सत्यपाल को, तो वह उन्हें कहता है बाबा वह पोटली तो मुझे मिली थी, मेरे घर में है, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको देता हूँ आपकी रखी हुई अमानत। यहाँ पर इन पंक्तियों को वर्णित करने का मेरा उद्देश्य ये है कि साहित्यकार किस प्रकार से ईमानदारी जैसे मूल्य को दर्शाना चाहता है। जब इन कहानियों को कोई छोटा बच्चा पढ़ेगा, बड़ा पढ़ेगा, युवा पढ़ेगा, तो उसके मन में आएगा कि अगर इस पोटली को मैं रख लेता तो मैं तो बहुत सारे पैसे कमाता, ये खरीदता, वो खरीदता, नए नए मोबाइल लेता। लेकिन दूसरा पक्ष उसके मन में, जहन में ये जरूर आएगा कि सही बात है, अगर ईमानदारी है तो हमें उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। कहने का भाव ये है कि साहित्यकार ऐसी ऐसे मूल्यों को हमारे समाज के सामने, लोगों के सामने रखता है ताकि समाज में इन मूल्यों की पराकाष्ठा होती रहे। इसी प्रकार से एक और कहानी है, कहानी का नाम है कुतिया। ये हमें सहानुभूति जैसे मूल्य के बारे में बताती है। कुतिया जो है गर्भिणी है, गर्भधारी है। वह जो लेखक है उसकी पत्नी मायके चली गई है और वह अकेला है, घर में अकेला है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके लिए रोटी बनाती थी। अब वो नहीं है तो वो उसको लगता है कि एक दिनचर्या बनी हुई थी कि हमने उसको रोटी देनी थी, लेकिन अब पत्नी तो घर में नहीं है। तो वो क्या करता है, एक मोटी सी रोटी बनाता है और दरवाजा खोलता है, वहां पर वह लेटी हुई है। गर्भावस्था के कारण वो हिलडुल नहीं रही है, बस चुपचाप उसको देख रही है। वह वहां पर टुकड़े टुकड़े करके रोटी के डाल आता है और वो देखता है कि धीरे धीरे वो उस रोटी के टुकड़ों को खा लेती है और चुपचाप उसको देख रही है। तो इस प्रकार की जो कहानी है, वहां पे हमें ये दिखाया गया है कि हमारी जो संस्कृति है वो मानव से प्रेम करने के साथ साथ पशु प्रेम करना भी सिखाती है। जहां पर आज के संदर्भ में देखें तो हमारे समाज में पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम तो उनमें प्राण तो हम मानते ही नहीं है। हम तो ये समझते नहीं है कि उनमें प्राण भी है, ईश्वर का ही वो एक रूप है जो इस धरती पर है, ये हम नहीं मानते हैं। लेकिन
साहित्यकार अपनी कहानी के माध्यम से इन चीजों को फिर से जीवंत करता है, ताकि लोगों को पता चले, लोग ये समझें कि जहां पर हम अत्याचार कर रहे हैं उन लोगों में भी जान होती है। हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित कहानीकार हैं सर हरनोट। उनकी कहानी है भागा देवी का चायघर। इसकी मुख्य पात्रा है भागा, जो कि प्रकृति प्रेमी। वह प्रकृति के सौंदर्य को मानव जीवन के लिए बचाना चाहती है, जिससे उसका जीवन चलता है। प्रकृति के प्रत्येक वृक्ष प्राणी को वह बचाने का प्रयास करती है, क्योंकि प्रकृति को बचाना वह अपना कर्तव्य समझती है। कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। विशेषकर भागा आभियों के बचे हुए जीवन के लिए गुहारती रहती है। जंगलों का बचे रहना जरूरी है, बुरांश का खिले रहना जरूरी है। कितनी सारी जरूरतें हैं जिन्हें भागा बचाए रखना चाहिए। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि हमें प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। हमें अपने स्वार्थों को दरकिनार करके प्रकृति को समझना जरूरी है। प्रकृति वंदन करना जरूरी है। अगर प्रकृति ही नहीं रहेगी, हम सांस कैसे लेंगे? अब कोविड ने, ये जो महामारी आई, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन प्रकृति सिखाती है, हम सीखते नहीं। यही प्रश्न चिन्ह है हमारे मूल्यों को। अगर हम सीखेंगे तो ये जो बार बार पर्यावरण दिवस मनाया जाता है या पर्यावरण दिवस पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं। ये सिर्फ आयोजन ही होते हैं जो आयोजन बनकर रह जाते हैं। आप उन चीजों को समझें, अपने बच्चों को बताएं, उनके मूल्यों को परिपक्व करें। अगर हम करेंगे तो हम ये महामारियां जो आती है तभी उनसे बच सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति आपको बताएगी, सिखाएगी। आपने सीखना है या नहीं सीखना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अंत में विनाश ही होता है। एक और कहानी है पत्थर का कील। हमारे समाज के जो युवा वर्ग है उसके हाथ में पत्थर आ गए। पत्थरों के माध्यम से वो बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पत्थर मारेंगे, जो बसेस हैं या फिर रेल की पटरियां हैं उनको उखाड़ेंगे, या फिर किसी के ऊपर भी हम पत्थर मारेंगे तो उसके माध्यम से हम अपनी बात को समझा सकते हैं। पत्थर का खेल जो कहानी है, इसका पात्र सीतू है। सीतू के जो पिता हैं वो प्रधान हैं गांव के, और वो कुछ शांतिपूर्ण जो गांव है उसमें राजनीति का जब प्रवेश हो जाता है तो वहां पे शांति नहीं रहती। तो वो राजनीति में अपना एक स्थान प्राप्त करने के लिए, उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए वो कुछ ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जिससे कि हिंसा की स्थिति पैदा हो जाए, और फिर मैं कुछ ऐसा करूं और जिससे कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो उनका जो बेटा है सीतू, उसको ऐसे लगता है कि इस माध्यम से मेरे पिताजी प्रमोशन करना चाहते हैं, तो क्यों ना मुझे इस स्थिति को, अपने आप को मैं कष्ट देके, लहूलुहान करके मैं इस प्रथा को समाप्त कर दूं। तो वो बच्चा अपने आप को लहूलुहान करके इस प्रथा को समाप्त करना चाहता है। अचानक सीतू एक मोटा पत्थर स्वयं अपने सिर पर मारता है, दर्द से कराहता है, पर हिम्मत नहीं हारता। कहने का अभिप्राय क्या है कि एक छोटा सा बच्चा ये समझता है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा को रोकना है, लेकिन उसके पिताजी, जो कि उससे कितने बड़े हैं, लेकिन राजनीति के कारण, स्वार्थपन हावी होने के कारण अपनी आत्मा को मारकर वो हिंसा करवाना चाहते। तो यहाँ पर भी कहानीकार मूल्यों के पतन की ओर इंगित करता है, और उस छोटे से बच्चे के माध्यम से भी संकेत करता है कि हमें मूल्यों को बनाए कैसे रखना है। उपन्यास है प्रतिष्ठित बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है अंगूठे पर वसीयत। नाम से ही समझ में आ रहा है। उपन्यास के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि बाप जब मृत्युशैया पर है तब भी उसका पुत्र उसके पास बार बार आ रहा है। किस लिए? क्योंकि उसको वसीयत पर अंगूठा लगाना है। वो बार बार इसलिए नहीं आता कि मेरे पिताजी को दवा दारू चाहिए या फिर हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि पिताजी तो गांव में ही है, जैसी भी उनकी स्थिति है वैसी ही चल रही है, क्योंकि पुत्र के पास समय नहीं है, समय का अभाव है। अब पुत्र जो है वो तो आधुनिकता वाली समाज में रहता है, वो तो बड़े बड़े शहरों में रहता है, जहां पर आपको छुट्टी तो मिलेगी नहीं, इतना दूर से आना जाना, गांव में रहना, गांव में कैसे रह पाएंगे? हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे तो रहन सहन में भी बहुत अंतर है। तो वो बेटा बार बार चक्कर लगा रहा है, बहुत गुस्से में है, और वो ये चाहता है कि मेरे पिताजी कोमा में चले गए हैं, तो वसीयत पर अंगूठा कैसे लगाया जाए।
अंत देखिए आप, इस कहानीकार ने, उपन्यासकार ने इसका अंत कैसे दिखाया है। उसने दिखाया है कि जब वो बार-बार अपनी माँ को बोल रहा है कि पिताजी क्यों नहीं, कोमा में क्यों चले गए हैं, मुझे अंगूठा लगवाना है, मैं बार-बार छुट्टी लेकर नहीं आ सकता। तब पिताजी कोमा से उठ जाते हैं। उस वसीयत को फाड़ कर बोलते हैं कि अब मैं इसके ऊपर अंगूठा नहीं लगाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो यहाँ पे उपन्यासकार कैसा एक परिदृश्य बना रहा है। एक तरफ मूल्यों का पतन है उसके पुत्र के माध्यम से, और किस प्रकार से उसके जो पिता है वो मूल्यों की स्थापना कैसे कर रहे हैं कि मैं गलत काम को नहीं होने दूंगा। ये साहित्यकार की शक्ति होती है। हमारा जो साहित्य है अथाह सागर है। इस अथाह सागर में हमें ऐसे ऐसे मूल्य मिलते हैं जो वर्तमान में हमारे समाज की आवश्यकता है। सुनील चतुर्वेदी का उपन्यास है काली चाट, किसानों की स्थिति वह मूल्य विघटन की ओर संकेत करता है। काली चाट वह काली चट्टान है जिसके नीचे जल है, आशा, आकांक्षा और सपने हैं। उस चट्टान को तोड़ने के लिए अनवरत घन बरसाते संघर्षशील जीवंत किसान है। वह चट्टान टूट नहीं रही, उसे तोड़ता किसान खुद टूट रहा है। रुक्मिणी का भाई पात्रा, इस उपन्यास की पात्रा, उसका भाई पिता की मृत्यु हो जाने पर भी सरकारी पैसा वसूलता है जो पिता की देखभाल के लिए मिलना था। इस स्थिति में गांव का एक व्यक्ति सीताराम रुक्मिणी को कहता है, पैसों बहुत बड़ी चीज होती है रुक्का। फिर यहाँ समय तो पूरी दुनिया पैसे के पीछे पागल हो रही है, पैसे के लिए गला काट मची। ऐसों में अच्छो बुरो सोचने की कौन को फुर्सत है, पैसा होना चाहिए बस। अब ये देखिए, पैसे के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, सही बात है। जहां पे मैंने बात की सबसे पहले शुरुआत में अर्थ हमें उतना ही चाहिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, दैनिक दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करें। इसके अतिरिक्त जो छोटा मोटा सामान हमें चाहिए उसकी पूर्ति के लिए हमें अर्थ चाहिए होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो जो अर्थ है उसने हमारी सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है उसको भी बदल दिया है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो हमारे मूल्य हैं वो किस प्रकार से बदल रहे हैं और किस प्रकार से विघटित हो रहे हैं, लेकिन हमें उनको किस प्रकार से सुदृढ़ता प्रदान करनी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, मानव जीवन में मानवीय मूल्यों का विशिष्ट स्थान है, महत्व है। मूल्यों के बिना मानव जीवन का महत्व नहीं है। मानवीय मूल्य नैतिकता से, परिवार के वातावरण से, शिक्षा नीति से, शिक्षक के अपने दायित्व से, प्रकृति वंदना से, निस्वार्थी होने से मजबूत होते हैं। कोशिश हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि हमारा देश हमेशा सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। इसलिए ही कहा गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू मैम। निश्चित तौर पे आपका ये व्याख्यान हमारे जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उन सब के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि महाराष्ट्र राज्य अकादमी की योजना है कि इन सारे व्याख्यानों को हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इंटरनेट पर तो प्रसारित कर ही रहे हैं, आगे चल के ये सारे व्याख्यान पुस्तकाकार रूप में भी हम प्रकाशित करने की योजना पे काम कर रहे हैं। तो प्रिंट फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दोनों ही तरह से ये चीजें उपलब्ध होंगी उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह के विषयों को लेके काम कर रहे हैं या उनमें रुचि रखते हैं। निश्चित तौर पे आज़ादी के 75 सालों के बाद जो ये अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो नैतिक मूल्यों पे बात होनी बहुत जरूरी थी। और आज आपके माध्यम से हमारी इस व्याख्यान श्रृंखला की वो कमी एक तरह से पूरी हुई। मैं अकादमी की तरफ से एक बार पुनः आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।